जो है वो एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एंजाइम इज़ अ प्रोटीन, और हमें ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एंजाइम जो है वो एक ऐसी प्रोटीन हुआ करती है कि वो प्रोटीन जो अपने ही ऊपर फोल्ड हुई हो। आपको प्रोटीन वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है तो वो पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल होती है, ठीक है। उस पॉलीपेप्टाइड को दो तरह से आप फंक्शनल फॉर्म में ला सकते हैं। किस तरह से? नंबर वन, आप क्या करें, आप इस पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड कर दें। इस पॉलीपेप्टाइड को अपने ही ऊपर फोल्ड कर दें। जब आप इसको अपने ही ऊपर फोल्ड करते हैं तो ये किस फॉर्म में आ सकती है? फंक्शनल फॉर्म में आ सकती है। दूसरा तरीका क्या होता है पॉलीपेप्टाइड को फंक्शनल फॉर्म में लाने का? कि आप इस पॉलीपेप्टाइड के साथ एक और पॉलीपेप्टाइड ऐड कर दें। अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे ये होते हैं कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर धागे होते हैं, एक धागे को एक पॉलीपेप्टाइड समझ लें आप, तो एक कपड़े में कई धागे होते हैं। फंक्शनल चीज धागा नहीं है बल्कि कपड़ा है, ठीक है। लेकिन तमाम स्ट्रक्चर्स को मिला के वो बनेगा, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप कहेंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड को फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए दो में से एक तरीका है, या दो पॉलीपेप्टाइड्स को फोल्ड करके कंबाइन कर दिया जाए, या एक ही पॉलीपेप्टाइड को फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए आप जो है वो क्या कर दें, उसको आप अपने ऊपर फोल्ड कर दें। फिर एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं, इसी वाले डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपको जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो इसी तरह की एक डायग्राम हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, और हमने ये कहा था कि जो पॉलीपेप्टाइड होती है, जो फोल्ड हुई हुई पॉलीपेप्टाइड होती है, उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। वो कौन से बॉन्ड्स थे बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नो 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 नो, वो एक तो वो एंजाइम में हो ही नहीं सकते क्योंकि एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरी बात ये है कि वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये बात याद रखिए। ग्लाइकोसिडिक इज ऑलवेज कोवलेंट, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है ऐसे बॉन्ड्स की जो सिर्फ सपोर्टिंग है लेकिन कोवलेंट नहीं है। बेटा इस तरह डॉटेड लाइन में जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। अब ये जो वीक बॉन्ड है, इट हैज अ चांस ऑफ गेटिंग गेटिंग यू कह लीजिए, इट हैज अ चांस ऑफ बीइंग, चांस ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है। कैसे ब्रेक हो सकता है? डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनके जरिए इसके ऊपर अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो आप इस प्रोटीन के इस 3D स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ सकते हैं। याद रखिए किसी भी प्रोटीन या किसी भी, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने इस वक्त यहाँ पर एंजाइम बनाया, फॉर एग्जांपल ये जो जगह है ये क्या है इसकी? ये इसकी एक्टिव साइट है। अच्छा मैंने ऐसे बनाया नहीं था लेकिन इत्तेफाकन एक्टिव साइट भी बन गई, ये देखिए। अब ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। अब फॉर एग्जांपल आपने एंजाइम को जो है वो ये 3D स्ट्रक्चर है। आप, और एक तो ये कि फिर दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा था, 3D स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है ये भी जरा क्लियर करें। प्रोटीन या एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है? 3D स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि जैसे 3D होते हैं, मतलब कि सारी साइड, मतलब कि बीच में से कटा हुआ जो। बेसिकली नहीं 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 नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। 3D का मतलब, आखिरी स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है। जो पहली स्टेटमेंट्स है ना उसमें 3D स्ट्रक्चर पे अब आपने गौर करना है, क्योंकि मैं आपको थर्ड टाइम अब ये बात बता रहा हूँ। 3D स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एंजाइम की कोई एक साइड वर्किंग नहीं होती। जैसे आपके पास एक सोफा है, यू आर वॉचिंग अ सोफा एंड यू सी दैट देर इज वन साइड at which I can sit. You go and sit there. But you don't know that there is another side of that sofa which is also available for sitting. जैसे आपने गार्डन्स में सोफे देखे, बेंचेस देखे होंगे। एक बेंच की एक साइड होती है उस पर भी बैठ सकते हैं आप, दूसरी साइड होती है उस पर भी बैठ सकते हैं आप। दोनों साइड्स फंक्शनल हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप एक साइड को इग्नोर कर देंगे तो इसका मतलब है आप एंजाइम का एक पूरा स्ट्रक्चर इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ थ्री डायमेंशनल शेप, बीइंग इन अ थ्री डायमेंशनल शेप, ठीक है। आपने अगर एक जो है वो चीज आप देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं कि जी ये मेरे सामने गार्डन में बेंच पड़ा हुआ है और मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूं। आप उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, आपको नहीं पता लगता आपके पीछे भी, एग्जैक्ट पीछे एक और सपोर्ट बनी हुई है जहां पे फिर बैठा जा सकता है। ये थ्री डायमेंशनल है। इसका मतलब है हर एंजाइम जो है वो थ्री डायमेंशनल शेप में होता है। और इसके, अगर ये एक आप यूं कह लीजिए कि अगर तस्वीर का एक एक रुख ये है, अगर आप एंजाइम को
फ्रॉम बिहाइंड देखेंगे तो उसकी शेप डिफरेंट होगी, फ्रॉम फ्रंट देखेंगे तो उसकी शेप डिफरेंट होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ 3D स्ट्रक्चर। तो एंजाइम या प्रोटीन हमेशा 3D शेप में होती है, ठीक है। अब अभी मैंने ये डायग्राम बनाई, अभी मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। ये और उसके बाद अब ये देखिए, ये दोनों जो शेप्स हैं, इनमें जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि एक तो दोनों की दोनों फोल्डेड है, ये भी फोल्डेड है, इसके अंदर भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद हैं, इस जगह पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं। अब इन दोनों में बेसिकली क्या चीज है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर को। अगर आप इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं तो इसका मतलब है प्रोटीन की जो पूरी शेप है वो बिगड़ जाएगी, प्रोटीन की पूरी शेप टूट जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि एंजाइम्स के इन इस 3D स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीजें होती हैं जो लीथल होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच। खास तौर पर ये जो दो एंजाइम के ये जो दो फैक्टर्स हैं, दीज बोथ ऑफ दीज फिजिकल फैक्टर्स आर गोइंग टू डिस्टर्ब और दीज आर गोइंग टू सपोर्ट द एंजाइम इन इट्स एक्टिविटी, ठीक है। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर एक और जो है वो एक एंजाइम जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बना लेते हैं, फिर दूसरा जो एंजाइम है, दूसरी जो इसकी है, ऐसे बना लेते हैं। अब ये दो चेन्स हैं, ये दो चेन्स हैं जिनमें जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपको एक्टिव साइट भी नज़र आ रही है और आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये दो चेन्स हैं जो फोल्ड हुई हुई हैं, एक ऐसे और दूसरी जो है वो इस तरह से। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है बेटा कि अगर आप एंजाइम के जो है वो स्टैटिस्टिक देखें ना, एंजाइम के एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कैटालिसिस। ये जो रेट ऑफ कैटालिसिस होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस रेट ऑफ कैटालिसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आपके पास स्पेशल किस्म की कंडीशंस हो जिनको आप कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस वो आइडियल कंडीशंस होती हैं जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम वर्किंग कर सकता है, उसको आप ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। मैक्सिमम वर्किंग जब एंजाइम कर सकता है उसको आप ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब बहुत से एंजाइम्स के लिए ये जो टेम्परेचर है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से मुराद ये है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे ये एंजाइम, ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है, ये अपनी मैक्सिमम वर्किंग करता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी ये सपोर्ट्स कायम रहती है, जो सपोर्ट्स आपको यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स की सूरत में मैं शो कर रहा हूँ, ये सपोर्ट्स इसकी जो है वो कायम रहती हैं। दूसरा ये है कि जो एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। और तीसरा एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो भी मैं आपको दूसरे उससे दिखाता हूँ, वो जो दूसरा हमारा है बुक है उससे दिखाता हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि टेम्परेचर जो है उसके हवाले से ये बात ज़हन में रखिए कि जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि हाई टेम्परेचर कैन ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? इट वुड डी शेप द एंजाइम, डी शेप द एंजाइम, एंजाइम डी शेप हो जाएगा। और आपको पता है कि एंजाइम जब डी शेप होता है या उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब ब्रोकन हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब टूट जाते हैं, जब डी शेप हो जाता है, तो फिर अब क्या कहते हैं, एंजाइम क्या हो गया? डी नेचर हो गया। मतलब ये कि एंजाइम अपना फंक्शन, डी नेचर का मतलब क्या था? मैंने आपको जो है वो पहले भी एक दफ़ा बताया था कि द मीनिंग ऑफ बीइंग डी नेचर्ड इज लूजिंग द फंक्शन।
कि कोई भी प्रोटीन जब अपना फंक्शन लूज कर देती है तो उसको आप कहते हैं इट हैज गॉन डीनेचर्ड। तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो एंजाइम जुड़ा हुआ था, अब अगर फर्ज कर लें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस जगह पर आकर एक्ट करती है, जैसे इस जगह पर आकर एक्ट करती है, इन दोनों को सेपरेट कर देती है। इसका मतलब है एंजाइम की ये एक्टिव साइट थी, ये अब गौर कीजिए, ये एक्टिव साइट है। और ये एक्टिव साइट किन की वजह से बनी हुई है? दो डिफरेंट चेन्स की वजह से बनी हुई है। इन दोनों डिफरेंट चेन्स को तोड़ देते हैं अगर आप, तो एंजाइम की एक्टिव साइट लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, एक्टिव साइट लॉस्ट हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम काम करना छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहां पर आप एक्ट करते हैं, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और अगर इसकी शेप चेंज हो जाती है तब भी एक्टिव साइट बिगड़ जाएगी, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। आपका टेम्परेचर इस जगह पर एक्शन करता है, इधर एक्शन करता है, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी शेप चेंज होगी तो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, और इसका मतलब है सबस्ट्रेट जो ये, देखिए, एंजाइम की शेप चेंज होने का मतलब यह है कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनना मुश्किल हो जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स विल हार्ड टू फॉर्म। अब ये प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनेगा और एंजाइम की कैटालिसिस नहीं होगी, विच वुड सर्टनली मीन कि अब आपको जो है वो जो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन है, या एंजाइम जो रिएक्शन कर रहा था, वो ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा। इसको एक और अंदाज से देखते हैं कि टेम्परेचर का या ऑप्टिमम टेम्परेचर का फायदा क्या होता है। बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर का फायदा ये होता है कि देखिए, आपको एक और चीज़ बड़े जो है वो अच्छे तरीके से मैंने समझाई हुई है, वो ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपके पास जो है वो यू हैव बर्न्ट फायर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट है, और नीचे जो है वो आपके पास यहाँ पर चल रही है आग, नीचे जो है वो आग चल रही है, और आपने जो है वो इसको एनर्जी देना शुरू की हुई है। अब क्या होगा कि यहाँ से जितना ज़्यादा हीट मिलेगी, जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी, उतना ही ज़्यादा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टकराते हैं। सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को का जो टकराना है वो रिएक्शन कॉज करता है। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा था KClO4, इस रिएक्शन के इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में आपने पढ़ा था रिगार्डिंग KClO4। अब ये KClO4 क्या है? KClO4 बेसिकली ये है कि आप इसको जब हीट देते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो जाता है, गालबन KCl प्लस O2 इसमें चेंज हो जाता है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं। अब ये जो KClO4 आपने इसको टेम्परेचर दिया, तो इसके अंदर क्या हुआ? बेसिकली टेम्परेचर, जब आप हीट देंगे ना, तो हीट क्या इंक्रीज करती है? हीट किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जी, काइनेटिक एनर्जी का आइडिया है आपको? हाँ जी, थोड़ा बहुत आइडिया है। जी बताइए। मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि सुना हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब आप हीट देंगे, हीट देने से ये मूव करेंगे, इसका मतलब है जितना ज्यादा आप हीट देंगे उतना ही ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अब आपने, ये आप फर्ज कर लें ये आपके पास एक सोल्यूशन है, ये आपके पास एक सोल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास ये एंजाइम्स हैं और ये सबस्ट्रेट्स हैं। आप जब इनको टेम्परेचर देते हैं, आप हल्का हल्का टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले ग्राफ के साथ अपने इस डायग्राम को मिला लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब आपका टेम्परेचर लो होगा ना, तो यहाँ पर लीस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स। ये क्या होगा कि जब आप ये जो है वो अपना ये जब पोजीशन होगी इस ग्राफ में, इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन ने बढ़ना है, यानी वाई एक्सिस की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन ने बढ़ना है, एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो टेम्परेचर ने बढ़ना है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बिल्कुल लीस्ट है, टेम्परेचर लीस्ट है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी लीस्ट है। मैंने आपको क्या कहा था, याद रखिए कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कि जितना ज्यादा हीट होगी उतना ही मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आएगी, उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे। तो जब हीट ही कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कांटेक्ट है वो भी कम से कम होगा। ये देखिए, एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कांटेक्ट है वो भी कम से कम होगा अगर हीट कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं? आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, यानी आप हीट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, हर 10 डिग्री पे एंजाइम की एक्टिविटी 10 डबल हो जाती है। ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री आपके पास x है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर 30 डिग्री आपके पास पे जाकर आपका वो रिएक्शन 4x हो जाएगा, और 40 डिग्री पे आने के बाद वो रिएक्शन आपका 4x 8x हो जाएगा। हर 10 डिग्री पे एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो स्पीड होती है रिएक्शन की, वो बढ़ती चली जाती है, डबल होती चली जाती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो गौर कीजिएगा अब इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपके पास इस तरफ क्या बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर, और इस तरफ क्या बढ़ता चला जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो दोनों राइज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर भी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और उधर से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जिस पे जाकर रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ता। बेटा ये वो पॉइंट है जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और ये यहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटी हो सकती है। किसी भी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी उसके जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद थोड़ी देर के लिए तो वो लाइन स्ट्रेट रहती है, उसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉल होना शुरू हो जाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉल क्यों होना शुरू होगा जी, आप बता सकते हैं मुझे? अब रेट ऑफ रिएक्शन क्यों फॉल होना शुरू होगा? क्योंकि पीएच ज़्यादा हो जाता है और पीएच की बात एंजाइम, नहीं हो रही बेटे, टेम्परेचर की बात। जैसा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और एंजाइम उसे हैंडल नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जी बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे एंजाइम डीनेचर होते हैं फिर यकदम जो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता है, एंड इट हैज़ लॉस्ट कम्प्लीटली द फंक्शन कम्प्लीटली, क्योंकि अब एंजाइम डीनेचर हो चुका है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर को आप के कहते हैं। तो अब अगर आप फर्ज कर लें कि आपको एमसीक्यूज में लिखा था द के ऑफ सर्टन एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो के का मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर किसी आपको एमसीक्यू में लिखा नजर आता है। तो ये के होता है जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। के, अब ये के जो है ये डिफर करती है। ह्यूमन के लिए के जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल पपाया की एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है, ये ऑलमोस्ट 65 डिग्री, इसके एंजाइम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, ये एक फ्रूट है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं इनके एंजाइम्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर सबका सेम नहीं है, डिफरेंट तरह के ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकते हैं और डिफरेंट तरह से उनकी फंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है, सो ये वजह है। अब देखिए उसने लिखा हुआ है व्हाई डज एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस, तो यहां पर उसने कहा है when the reacting molecules move faster the substrate enzyme molecules collide with each other more often। जितना ज्यादा तेज मूव करेंगे उतना ही ज्यादा दोनों कोलाइड ज्यादा करेंगे, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ ज्यादा कोलाइड करेगा, और क्या बनेगा जब सबस्ट्रेट और एंजाइम कोलाइड करेंगे, तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जी शाबाश, बहुत अच्छे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपने कोलिजन तेज करवानी है तो क्या करेंगे हम फिर? हीट देंगे मतलब कि उससे तेज हो। जी बिल्कुल, आप देते हैं हीट, लेकिन जाहिर सी बात है अब ह्यूमन को आप आंच पे रखने से उतरे, आपने ह्यूमन को चूल्हे पे बिठा दिया कि चलो इसके एंजाइमेटिक रिएक्शन तेज हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बेसिकली ह्यूमन के ऑलरेडी जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाँ इसमें एक और काम होता है, मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे ऐसा नहीं होता कि 37 के फौरन बाद एंजाइम की एक्टिविटी गिरना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आपकी बॉडी की हीट बढ़ जाती है। जब आपकी बॉडी की हीट बढ़ती है तो उस वक्त भी एंजाइम एक्शन कर रहे होते हैं, उसमें जितना भी डिग्री आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि एंजाइम का एक्शन तेज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप इतना 37 से आप 37.5 पर चले जाएं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 पे चला जाए या 38 पे चला जाए। अब क्या होगा थोड़ी देर के लिए कि एंजाइम उस पर भी बड़ी तेज काम करेंगे। क्यों? ये एक टॉलरेंट रेंज होती है। एक चीज होती है होम्योस्टेसिस, आपको अंदाजा होगा, आपने होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर मुझे कहा था कि आपने पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ। बड़ा होम्योस्टेसिस क्या होती है? जी जी बताइए। होम्योस्टेसिस होता है कि जो
मतलब कितनी अच्छी तरह याद नहीं कि जो बॉडी कंट्रोल, व्हाट द बॉडी डज टू कंट्रोल इटसेल्फ, इस तरह कुछ था। बेसिकली होम्योस्टेसिस जो है वो एक रेंज है। ठीक है। रेंज क्या है कि अगर आपकी बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ऊपर भी डेथ है और इससे नीचे भी डेथ है। नो, गलत बात टोटल। ये अगर आपको गाइड करता है तो वो आपको इंतहाई मिसगाइड कर रहा है। ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। हाँ, हो सकता है कि आप 37.5 पर जाएं। सॉरी जी, 37.5। आप 36.5 पर जाएं, ओके फाइन, टोटली नॉर्मल। ठीक है। इस तरह की रेंज जो होती है वो आपकी बॉडी के लिए टॉलरेबल होती है। उसके बाद अगर आप 38 पर भी चले जाते हैं तो वो आपका फीवर काउंट होता है। अगर आप 38.5 पे भी चले जाते हो, वो आपका फीवर काउंट होता है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तो ये अप्रोच अगर कोई आपको देता है तो ही और शी इज कंप्लीटली रॉन्ग। बॉडी की एक टॉलरेंस रेंज होती है, और होम्योस्टेसिस बेसिकली किसका नाम है? हर चीज की टॉलरेंस रेंज का नाम है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की एक टॉलरेंस रेंज होती है, क्या? 80 to 120। उससे ऊपर नीचे क्या इंसान फौरी तौर पे मर जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि टॉलरेंस रेंज होती है। अब 80 to 120 में क्या है? ऑप्टिमम रेंज 100 है, ये ऑप्टिमम है। फिर इसी तरीके से आप कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की एक खास अमाउंट है, सोडियम की खास अमाउंट है, जिसको किडनी मैनेज करती है। किडनी मैनेज करती है। तो ये सारा कुछ जो है होम्योस्टेसिस में आता है। इट इज एक्चुअली अ रेंज। सो बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम इतना मासूम नहीं होता, इतना, इसको मैं कहा करता हूं, इतना मम्मी डैडी नहीं होता कि 1.1 डिग्री ऊपर गया और एंजाइम खत्म। नो, हो सकता है 37 से 37.5 पे जाके भी वो ऑप्टिमम वर्किंग करे, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज जो है वो जैसे हमें बुखार में हमारी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर सक रही होती, क्योंकि बुखार में क्या होता है कि आप 38 डिग्री पे चले जाते हैं बाज़ औक़ात। अब आप 38 डिग्री पे अगर जा रहे हैं तो एंजाइम जो है उनकी वर्किंग एकदम स्लो हो जाती है। एंजाइम कुछ डी नेचर भी हो जाते होंगे, लेकिन फिर आप फौरी तौर पे आप जो है वो लो एक्टिविटी पे आ जाते हैं, आप मजीद एक्टिविटी नहीं कर सक रहे होते, क्योंकि बॉडी जो है वो परेशान हो जाती है कि एंजाइम ठीक तरह काम नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है बुखार के दौरान। एंजाइम, अगर फीवर ज्यादा हो जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारी बॉडी के एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं और हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीनेचर हो जाते हैं तो दोबारा कहाँ से आते हैं? हाँ जी। गुड क्वेश्चन। बेटा, एंजाइम कहाँ से बनते हैं? बहुत मजे का क्वेश्चन आपने किया, अगरचे हमारे करंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। याद रखिए, एंजाइम जो है वो है एक अदद प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ बनती है बेटा? प्रोटीन बनती है, याद है कुछ? सेल के किस पोर्शन में बनती है? न्यूक्लियस के साथ होता है वो, उसका नाम एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक अच्छा, रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? हमारे डीएनए से। डीएनए इंफॉर्मेशन देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि तुमने एक कोई खास प्रोटीन बनानी है। लो जी, तुमने फला एंजाइम बनाना है, पर्टिकुलर प्रोटीन। डीएनए मैसेज करता है कि भाई प्रोटीन बनाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, उसको किसके पास भेजता है? गोल्जी के पास। गोल्जी का क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिर्फ प्रोटीन बनाना। गोल्जी का क्या काम होता है? किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल फॉर्म में लेकर आना। गोल्जी का ये काम होता है, यानी फॉर्मेशन होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, फिर वो गोल्जी के पास जाएगा, वहां से वो फंक्शनल फॉर्म में आएगा। उसके बाद वो क्या कहलाएगा? एंजाइम कहलाएगा। ठीक है। अब अगर ये एंजाइम डीनेचर हो जाता है तो क्या हुआ? क्या डीएनए भी खत्म हो गया हमारा? नहीं, डीएनए वहीं का वहीं है। एंजाइम डीनेचर हुआ, डीएनए दोबारा इंफॉर्मेशन देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो दोबारा एंजाइम बना देगा। ये फंक्शनल होगा, गोल्जी में जाके दोबारा एंजाइम बन जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारा कोई एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्नेक्स के पॉइजन्स होते हैं जो हमारे एंजाइम्स को ट्रबल देते हैं, बड़ी बुरी तरह हमारे एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन लोग फिर भी बच जाते हैं। क्यों? एंजाइम डिस्ट्रॉय तो हो जाता है लेकिन दोबारा बन जाता है। हमारी बॉडी अगर क्योर हो जाती है तो वो दोबारा एंजाइम बहुत आराम से बना सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। क्लियर है?
अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ना, ये इंशाल्लाह हमने कल करनी है, ये आपने मुझे याद दिलाना है। पहले मैं आपको अगला वाला बताऊं ताकि आप पास पेपर्स देख सकें। अच्छा, एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय पीएच। अब देखिए पीएच जो है ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपको आइडिया है पीएच क्या है? एसिड बेसिक वगैरह का पता है कि 7 से ऊपर हो जाता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, उससे नीचे एसिड एक, और स्टमक जी, में एसिड। परफेक्ट। परफेक्ट है। परफेक्ट है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पीएच असल में टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो पीएच असल में नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, और पीओएच ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब ये क्या चीजें होती है, ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इस पे अगर आप फोकस करें तो आपको पता ये लगता है कि जो पीएच है एक्चुअली वो H पॉजिटिव के ज्यादा या OH नेगेटिव के ज्यादा या कम होने का नाम है। अब जब इनका लॉग निकलता है ना तो एक पूरा स्केल बनता है 1, 7 एंड 14। ये वो पीएच होती है जिस जो न्यूट्रल होती है। 7 पीएच न्यूट्रल होती है। इस पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो हैं उनकी कोई कमी या ज्यादती नहीं होती, बल्कि ये न्यूट्रल होती है 7 पीएच। अगर आप 7 से पीछे जाते हैं स्केल में तो यहां पर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और जहां पर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं वहां पर क्या बढ़ना शुरू हो जाती है? एसिडिटी। इसका मतलब है 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या चीज बढ़ना शुरू हो जाती है? OH नेगेटिव आयंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और क्या इंक्रीज हो जाता है? बेसिसिटी। अब ये एंजाइम के लिए नुकसानदेह किस तरह हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एक और बात, सीधी सीधी बात है कि ये एंजाइम के जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर वुड बी अफेक्टेड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एंजाइम सॉरी हाँ, एंजाइम के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस वो किस तरह इफेक्ट होगी? इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, वरना इन्होंने जो रिएक्शन दिया हुआ बस वही हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ भी खास नहीं बताया हुआ, लेकिन सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की है कि एक्सट्रीम चेंजेस इन एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन डीनेचर द एंजाइम्स। अगर एक्सट्रीम चेंजेस आए, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके बुक में एक लिखा हुआ है कि अमाइलेज जो है वो वर्किंग करता है 7 पे, ठीक है, ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है, बेस्ट वर्किंग करता है 7 पे। लेकिन अगर आप अमाइलेज के लिए पीएच को ले जाएंगे गालबन 6 पे या 5 पे, तो ये वो पीएच है जिस पे डीनेचर हो जाएगा एंजाइम। अगर आप अमाइलेज के लिए पीएच को 9 पर ले जाएंगे तो फिर एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि एंजाइम के पास जो लिमिट है वो 7, उससे थोड़ा सा ऊपर या उससे थोड़ा सा नीचे है, उसके अलावा अमाइलेज इस पीएच के अलावा काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसमें सबसे पहली बात तो ये 3D स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ बजाय खुद बनाने के। देखिए, हर एंजाइम की एक्टिव साइट पे कुछ चार्जेस होते हैं। हर एंजाइम की एक्टिव साइट पे कुछ चार्जेस होते हैं। अब ये चार्जेस जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एंजाइम पे यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं और जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपको पता है नेगेटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो तेजी से बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो नेगेटिव है इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, तो इस H पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? ये H पॉजिटिव एंजाइम की एक्टिव साइट के चार्ज को भी क्या कर देगी? ये देख लिए इन्होंने बनाया हुआ है, पॉजिटिव कर देगी। और जब ये इसके एक्टिव साइट के चार्जेस को भी पॉजिटिव कर देगी तो अब जो है वो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। लिहाजा अब क्या होगा कि ये दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकेगा, और ये दोनों जो हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं कॉम्प्लेक्स बना सकेंगे। एक और बात देखिए, extreme changes in pH breaks the hydrogen bonds in the enzyme molecule. The enzyme changes its shape, loses its active site, it becomes denatured. अब यहाँ पर आपको दो बातें यहाँ पर ज़हन पर रखनी है। एक तो ये कि यहाँ पर इन्होंने आपको बताया हुआ है, जैसे एलेज वगैरह का बताया हुआ है गालिबन यहाँ पे ना।
एंजाइम किस पे ऑप्टिमम वर्किंग करता है, ये तो है खैर उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये इंशाल्लाह हम देख लेंगे। देखता हूँ 7। हाँ, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज एट अबाउट 7। जैसे पेप्सिन है, अब आपको बताता हूँ पेप्सिन ये कहाँ होता है, कुछ पता है आपको? मेरे ख्याल में स्टमक में होता है, एंजाइम्स में, दोनों जी में से एक शाबाश। जगह। ये पेप्सिन जो है ये स्टमक में होता है, ठीक है। और पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2.0 है। और ये 2.07 से बहुत पीछे है, ये एसिडिक है, एक्सट्रीम एसिडिक है। ये इतना एसिडिक है कि अगर आपके स्टमक में ब्लेड चला जाता है, जाहिर सी बात है दरमियान में जख्मी किए बगैर, अगर सुई चली जाती है, ब्लेड चला जाता है, बोन, कोई ऐसी बोन जो कि बिल्कुल आपने जबरदस्ती निगल ली है बगैर चबाए, वो बिल्कुल जाके पिघल जाएंगे इस एसिडिटी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होती है, ये इतनी हार्ड है कि अगर आप यहाँ से जो है वो हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर ये एसिड एक ड्रॉप गिराते हैं तो ये आपके हाथ में अच्छा भला होल कर सकता है। और किसी का हाथ अगर बहुत ही बारीक है तो वो वहां से होल करके दूसरी तरफ से बाहर भी आ सकता है, इतना जबरदस्त एसिड होता है ये। तो पेप्सिन जो है वो 2.0 पे ऑप्टिमम काम करता है। लेकिन अमाइलेज जो हमारे सलाइवा में होता है, माउथ में होता है, वो 7.0 पे काम करता है। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है वो एंजाइम्स होते हैं जिनकी डिफरेंट पीएच हो सकती है। सो अब ऑप्टिमम पीएच को क्या कहा गया, यहाँ पे आप ग्राफ में एम कहा गया। गौर कीजिए, यहां से एंजाइम की एक्टिविटी जब पीएच बढ़ना शुरू होती है, तो फर्ज कर ले यहां से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है, अमाइलेज जो है उसकी एक्टिविटी यहां से इंक्रीज होना शुरू होती है, इस पीएच से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू होता है, और पता लगता है जी 7 पे आके बेस्ट वर्किंग कर रहा है, तो ये इसका ऑप्टिमम है। उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो 9 पे जाके एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? हाँ जी। अब आप कर सकेंगे एमसीक्यूज? हाँ जी, एटलीस्ट कोई। टेम्परेचर, जी एटलीस्ट टेम्परेचर और पीएच रिलेटेड जो हैं वो आपको करने चाहिए। इसमें ना बड़ी एक बात होती है, मैं अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो आपके एमसीक्यूज है ना,